नमस्कार साथी, मैं भागीरथ सिन्हा सक्षम लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है आओ हिंसा रोकें। आओ हिंसा रोकें के तहत आज जो हम बातचीत करने वाले हैं उस पर मुख्य रूप से हम जे एक्ट, बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा अधिनियम 2000 के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज हमारे स्टूडियो में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं सक्षम अध्यक्ष संतलाल जी। तो हम आज इस कार्यक्रम में संतलाल जी का हार्दिक स्वागत करते हैं जी। तो थैंक यू भागीरथ जी। चूँकि हम लोगों ने पिछले सप्ताह जो है आज के ही दिन हम लोगों ने कोशिश किया था कि जे एक्ट में बात की जाए और काफ़ी हद तक बात हम लोगों ने की भी थी, बिल्कुल। लेकिन एक समस्या हम लोगों के बीच में आई थी और वो समस्या ये थी कि हमें जो है तकनीकी समस्या आ गई थी बीच में, जिसके कारण बीच में शो रुक गया था। और इसलिए आज हम दोबारा जो है उसको करने के लिए आप सबके बीच में हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझिए और ध्यान से इस बात को जानना पड़ेगा। एक तो जो हम लोग जे एक्ट की बात करते हैं तो जे एक्ट जो है ये जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 के स्थान पे लाया गया था और उसी आधार पे इसमें मुख्य रूप से उन बच्चों की बात की गई थी जो बच्चे अपराध की श्रेणी में शामिल किए गए हैं या ऐसे बच्चे जो असहाय, मजबूर, मुसीबत में फंसे बच्चे, साथ ही अनाथ बच्चे या बेसहारा बच्चे, मुश्किल हालात में रहने वाले जो बच्चे हैं, उन अपराध बच्चों के लिए मुख्य रूप से जो है यह कानून किया गया था। और इस कानून के तहत बच्चों को दो भागों में बांटा गया था, दो बयान। सबसे पहली बात तो यह है कि यह एक ऐसा कानून है जिसमें पूरा जो है 18 साल तक के बच्चे को बच्चा माना गया है। और साथ ही जो है एक जो केयर एंड प्रोटेक्शन वाले जो बच्चे हैं, एक वो बच्चे हैं जो एक दूसरे बच्चे जो होते हैं, दूसरी श्रेणी वो है जो बच्चे अपराध में लिप्त होते हैं। तो ऐसा कुल मिला के दो भागों में बच्चों को बांटा गया है और ये एक ऐसा कानून है जिस कानून के तहत जो है बच्चे को जल्दी न्याय मिलने की जो प्रक्रिया है वो जाती है। उनके केयर के लिए जो सारी सभी सुविधाएं हैं वो उनको उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो बच्चों को जो हम लोगों ने जो बताया है कि दो भागों में बांटा गया है, देखभाल और सुरक्षा से संबंधित बच्चे जो हैं उन बच्चों के बारे में हमें जानना चाहिए। दूसरा है कि अपराध में लिप्त बच्चे जो होते हैं उनके बच्चों में भी हमें जानना चाहिए कि वो कौन से बच्चे होते हैं, कैसे बच्चे होते हैं, किस तरह वो काम करते हैं और किस किस तरह के अपराध में लिप्त हैं या किस तरह के अपराध में सताए जा रहे हैं। और ये एक ऐसा कानून है देश के हर जिले में जो है एक कमेटी का जो गठन करना था वो भी करने की इसी कानून के तहत प्रक्रिया है। उसमें 4 सदस्य होते हैं, तो उसकी चर्चा तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये है कि ये एक ऐसा कानून है जिसमें इसके बाद जो है काफ़ी संशोधन होने के बाद जो है कई सारे बदलाव आए हैं और बदलाव के बाद जो है 2016 से 18 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं, जिसे हम किशोर बच्चों को एक तरह से जो है जिन्हें बालिग के समान एक बालिग व्यक्ति के समान जो है करने का भी आदेश है, लेकिन वो बहुत जघन्य जो है अपराध की श्रेणी जो होते हैं उनके लिए है। तो इस तरह करके इस कानून में थोड़ा बहुत बदलाव भी आया है। बालिग के चलाया जाएगा वो बच्चा एक और भी इसके अंदर कि जैसे बच्चा जो है 17 साल 18 साल या 18 साल के लगभग पहुंच करके और वो फरार हो जाता है, गायब हो जाता है, और वो अगर 21 वर्ष की बाद स्थित रिपोर्ट जो है कमेटी का गठन किया जाएगा और करेगी कि इसको कहाँ इसका मुकदमा चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, और वो चाहेंगे तो वो समान चला सकते हैं, एक अपराधी के रूप में उसके साथ में बर्ताव किया जाएगा। तो यह स्थिति पूरे कानून में बताई गई हैं और इसको जानना। एक और भी बात यह है कि ये जो 4 CWC के हम जो इसमें से अध्यक्ष सर्वसम्मत से जो भी फैसले होते हैं इसके अंदर वो सभी लोग मिल करके एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं, और इनके अंदर उनमें से एक महिला होना बहुत ज़रूरी होता है और महिला एक साथी भी इनके साथ में होती है। तो ये सर्वसम्मत से निर्णय लिया जाता है। यदि कहीं बीच में अगर थोड़ा सा होता है तो अध्यक्ष का निर्णय जो है वो
माना जाता है। तो इस आधार पे जो है CWC है। और CWC को एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि हमने पहले भी कहा था, CWC ही एक ऐसी वो है जिसको एक अदालत का दर्जा मिला हुआ है और कानून में, तो वो भी हमें जानना ज़रूरी है। अच्छा, बहुत सारे प्रश्न हम लोगों के पास आते हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि भैया हमारा बच्चा तो जो जो अपराधी जो के परिवार वाले कहते हैं कि हमारा बच्चा तो 18 साल से छोटा है, लेकिन जिसके साथ घटना होती है वो कहता है नहीं, बच्चा तो 18 साल से बड़ा है। उस आधार पे जो है, जो CWC है या JJB है, वो जो है एक तय करती है कि बच्चे का कैसे जो है उम्र का निर्धारण होगा। तो उसमें जन्म प्रमाण पत्र है या उनका मेडिकल जांच से संबंधित जो कागज़ होते हैं उनको जो है एक साथ जो है देखा जाता है। और यदि पहली बात तो जन्म प्रमाण पत्र है, दूसरा हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है या पहली क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो एक तरह मान्य होता है। अगर ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तब जा कर के इस मेडिकल जो है जांच के बाद जो है उसका प्रमाण किया जाता है। तो उस आधार पे उसका तय किया जाता है कि इसकी उम्र क्या है। अपराध में फंसे बच्चे, ऐसे बच्चे को कानून की विरुद्ध किशोर कहा गया है। और यानी कि अपराध में जो फंसे हुए बच्चे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपराध में फंसा दिए जाते हैं या फंस जाते हैं, वो उसके बच्चों को अपराधी नहीं कहा गया इसके लिए, तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो पूरे अगर बाल इस जो हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने देखा है, जो हम लोगों ने चर्चा की है, लगभग ये चर्चाएं हम लोग पिछले उसमें भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि विस्तार से हैं। तो आपके बारे में, इसके बारे में आपका क्या मानना है, क्या कहना? जो महत्वपूर्ण इसमें से बात है कि जो दर्शकों को बताना चाह रहे कि देखिए उम्र 16 और 18 का, और हम उस बच्चों को जो अपराध में लिप्त होते हैं हम उसको निरुद्ध बच्चे बोलते हैं। एक तो ये, दूसरी चीज़ है कि जो बच्चे इस अपराध में लिप्त होता है उनके जन्म को लेकर के जो आपस में तना खिंची होता है, उसके लिए वो बताया गया कि भाई जन्म प्रमाण के लिए जन्मपत्री हो गया या स्कूल सर्टिफिकेट हो गया, ये तमाम चीज़ें हो गया जो JJB के तहत निर्धारित किया गया है। ये महत्वपूर्ण चीज़ें है कि हम कैसे चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं उम्र का पहचान के लिए। और कुछ भी अगर नहीं है बच्चे का तो फिर उसका मेडिकल जांच करवा करके उसका उम्र का निर्धारण बिल्कुल यही सही है। अच्छा, ये भी है कि जैसे हमने बताया था कि इस कानून है प्रत्येक जिले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यानी कि JJB की बात कर रहे थे हम लोग, किए जाएंगे। एक CWC की जो हम लोग बात कर रहे थे, चाइल्ड वेलफेयर कमेटियां, समितियां जो हैं वो CWC का गठन किया जाएगा। और JJB एक प्रारंभिक जांच के बाद जो है वो निर्धारित करेगा कि जुवेनाइल अपराधी को पुनर्वास के लिए भेजा जाए या नहीं भेजा जाए, या एक बालिग के साथ के रूप में मुकदमा चलाया जाए। यानी ये JJB और ये है, और लगभग कई जिलों में जो है CWC का गठन हो चुका है, और बहुत सारे जिलों में जो है JJB का भी गठन हुआ है और तैयार की गई है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भी बन गए हैं। तो मुझे लगता है इस तरह की जानकारियां जो है वो पूरी तरह जनता के बीच में नहीं है। इस तरह का इसी आज हमें इस कार्यक्रम में इसमें डिबेट के रूप में हम लोग आज सामने है कि कम से कम लोगों को पता चले कि कुछ ऐसा भी एक कानून है जहां पर हम लोग बात कर सकते हैं। तो प्रत्येक जिले में आपको हमने जैसा कि बताया कि प्रत्येक जिले में JJB और बाल कल्याण समितियों का जो गठन किया जाएगा ये कानून में दिया है। और JJB आरंभ में जांच के बाद यह निर्धारित करेगी, यानी कि शुरुआत में ही ये जांच करवाएगी कि ये बच्चा जो है इसका जो केस है ये जुवेनाइल मुकदमा चलेगा, ये एक बालिग के रूप में चलेगा। वो प्रारंभिक जांच में ही ये चीज़ें जो हैं वो निकालने का प्रयास करते हैं और उसी आधार पे तय करके दिशा निर्देश देते हैं। यानी कुल हम ये कह सकते हैं कि जो अपराध की जो स्थिति है हाँ। उसके अकॉर्डिंग केस चलाने का बातचीत होती है। बिल्कुल। अगर गंभीर अपराध है तो उसके ऊपर बालिग जैसा मुकदमा लगेगा। बिल्कुल। और जो छोटी अपराध है उस पर बालक जैसा अपराध होगा, अति उस पर मुकदमा लगेगा। इसमें ये दो चीजें समझने की महत्वपूर्ण चीजें हैं कि अपराध की श्रेणी और अपराध की प्रकृति के अनुसार उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। और साथ ही ये भी बता दें कि CWC जो है वो देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, देखभाल और संरक्षण दो प्रकार के जो हम लोग बच्चों की देखभाल के कौन वाले बच्चे हैं
बाप के ऐसा भी है कि कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो बच्चा उनके घर में होता है लेकिन वो बच्चे को पालने में एक तो ऐसे बच्चे होते हैं जो देखभाल की जरूरत के अंतर्गत आते हैं, उनको किस तरह का संरक्षण की जरूरत है, एक वो बच्चे आ जाते हैं। दूसरा आपको भीख मांगने वाले बच्चे आ जाते हैं, वो भी जो है उसकी देखभाल और केयर की ज़रूरत है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन जो माँ बाप और उसकी दुनिया में नहीं होते हैं, उसको केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, वो CWC तय करेगा। जो गोद लेने की प्रक्रिया होती है वो भी CWC और उसके अंतर्गत ये आती है, शामिल होंगे। तो वो कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको इस तरह देखा जाएगा या किया जा सकता है। तो देखभाल से संबंधित जो बच्चे हैं वो हम लोगों ने पिछली बार जो बात किया था काफ़ी विस्तार इसमें चर्चा किया था, इसलिए आप लोगों को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चे कौन से हैं। संरक्षण करने वाले बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे आपने देखा होगा जो मारपीट के शिकार होते हैं, जो आपदा के शिकार होते हैं, जो बच्चों से अपराध करवाया जाता है या अपराध में बच्चे लिप्त हो जाते हैं। इसलिए कहा गया इस कानून में बच्चे को अपराधी नहीं कहा गया है, क्योंकि 18 वर्ष के नीचे वो अपराधी पूर्ण रूप से नहीं किया गया है। कहा गया है कि बच्चे अपराध में लिप्त जो पाए गए। तो इस तरह करके जो बच्चे हैं वो पूरी तरह इसमें देखे गए हैं। तो वही कहना कि इनके संरक्षण और इनके देखभाल की जो बात आई है वो बात जो है वो हमारा CWC देखभाल करेगा, उसको देखता है कि कौन बच्चे की ऐसी ज़रूरत है। और एक इस बिल में जो है गोद लेने या माता पिता की योग्यता और उनके गोद की जो पद्धतियां को शामिल किया गया है कि किस आधार पे वो गोद लिया जा सकता है या माता पिता इस योग्य हैं बच्चे के पालने के योग्य नहीं है। तो जो उस स्थिति को जांचना, उसकी एक प्रारंभिक रिपोर्ट बनाना, इसके बाद उसकी प्रक्रिया को बात करना। जो बच्चे के विरुद्ध अत्याचार, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बच्चे के विरुद्ध जो अत्याचार होते हैं, बच्चे को नशीला पदार्थ देना है, नशा करवाना है और बच्चे का अपहरण है या फिर उससे जो दंड निर्धारित किया गया है उस पे भी इस बिल में जो है काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है कि हम लोग काफ़ी कुछ, चूँकि समय का उस आधार पे हम लोग सिर्फ मेन पॉइंट्स पे आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। आप इस बिल को पढ़ सकते हैं, आपको गूगल में मिल सकता है, आप जाएंगे अगर सर्च करेंगे तो जैसे एक्ट आपको मिलेगा और जैसे एक्ट को ज़रूर आप पढ़ें। हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों भाषाओं में मिल जाएगा। तो मुझे लगता है आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और पढ़ने के बाद उसकी प्रक्रिया को हम लोग आगे लेके आएंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। बहुत सारे हो सकता है आपके सवाल भी हो सकते हैं इस बारे में। तो सॉरी, चूंकि मैं देख नहीं पा रहा हूं कि आज के आपके कौन कौन से किसके सवाल आ रहे हैं। तो भागीरथ जी, यदि आप देख रहे हो तो ज़रूर उनका धन्यवाद कहिएगा और साथ ही जो है उनको हौसला अफजाई की आप लगातार कार्यक्रम से जुड़ करके इस तरह की चीज़ों को देख रहे हैं। और आपके जो सवाल हैं तो कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको ज़रूरत है कि हम लोग जवाब दे सकते हैं, तो मुझे लगता है उस पर ध्यान दीजिएगा। तो अभी तक जो साथी का कमेंट्स आए वो अनिल कुमार जी हैं, सचिन यादव है, माही मलिक है। और इस तरह से आप सभी साथियों का जो हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद। हमें आशा है कि आप हमें समय समय पर अपना मार्गदर्शन, अपना सुझाव भी देते रहेंगे। और देखिए, दो चीज़ें इसमें और एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। वो बच्चे जो मुसीबत में फंसा हुआ है, अनाथ है, उनको संरक्षण JJB के तहत दिया जाता है, जबकि वो अपराध में लिप्त नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके संरक्षण और देख रेख के तहत भी JJB के में ये प्रावधान है कि उन बच्चों को भी, चूँकि संपूर्णतः में अगर बच्चों की बात हम करें तो इसलिए उन बच्चों को दिया गया कि जिनके पेरेंट्स नहीं है, अनाथ हैं या किसी आपदा बच्चे हैं और जैसे कि भीख मांगने वाले बच्चे हैं, तो इन बच्चों को भी JJB के तहत सुरक्षा और देखभाल के प्रावधान किया गया है। आपने भी बताया ही इसको लेकर। बिल्कुल। और अनुच्छेद जो है इसका अनुच्छेद 14 जो है वो ये बताता है कि यदि बच्चा जो है एक जघन्य अपराध की और जुबनाइल से ऊपर अगर वो पकड़े जाता है, 21 साल के बाद पकड़ा जाता है, तो उसके साथ जो है अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 जो है वो जो है आवश्यकता की अनुरूप यानी कानूनी पद्धति के निष्पक्ष में उचित जांच के बाद जो भी होता है उसके बाद वो तय करता है कि इस बच्चे को की आयु कितनी है और इस बच्चे को पकड़ने के बाद जो है वो कैसे और कहाँ पर इसका मुकदमा चलेगा। और अनुच्छेद 20 की भावना जो है वो उसके विरोध करता है, तो इस आधार पे जो है उसको तय करता है कि ये कहाँ इसका मुकदमा चलेगा, कैसा मुकदमा है। तो जघन्य अपराध हैं उसमें जो है अगर 16 साल से बड़ा है
किया है तो फिर उसका जो है वो कोर्ट के हिसाब से तय करेगा, जज भी तय करेगा कि इसका मुकदमा कहाँ चलना चाहिए और इसको किस तरह की सजा होनी चाहिए। तो सामान्य जो श्रेणी वाले हैं वहाँ पे अदालतों में भी इसके मुकदमे जो है वो चल जाते हैं। हमने जो है बच्चे के न्याय परिषद के जो हमने जेजेबी के भी बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि जेजेबी में जो है एक जज होंगे जो और दूसरा जो है दो जो है सोशल वर्कर होंगे और 4 से 6 महीने या 4 महीने में जो जेजेबी फैसला करता है, मुख्य रूप से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है और वो एक तरह से कोर्ट ही है और विभिन्न परिस्थितियां यदि किसी प्रकार की उससे आ जाती हैं तो वो 6 माह में फैसला करता है। यदि आप फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप उसकी जो है आगे की जो है कार्रवाई कर सकते हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं इसमें बच्चों के हित को सर्वोपरि रखा गया है। बिल्कुल, बच्चों के हित में 4 से 6 महीना रखा गया कि न्याय जो है 4 किया जाना चाहिए, क्योंकि जो बच्चों का है उसमें बाल मनोभाव पर किसी तरह का बुरा असर ना पड़े और उससे अच्छे से फिर उनको मैनेज को, इसलिए इनकी समय सीमा को कम रखा गया है। बिल्कुल, बाल अधिकारों के ऊपर जो है यूएन सम्मेलन में सभी हस्ताक्षरकर्ता देश, जितने भी देश हमारे शामिल थे, देशों के लिए 18 वर्ष की जो आयु है, आयु से कम के प्रत्येक बच्चे के जो है जो समान मानने वाले की जो आवश्यकता है आवश्यकता रखता है, एक नाबालिग के रूप में जुवेनाइल पर मुकदमा जो है चलाना, वह जो है सम्मेलन का उल्लंघन करता है। उस आधार पे जो है कुछ संशोधन किए गए हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं, लेकिन इसको भी समझना हमें बहुत ज़रूरी है। अब बिल में दिए गए कुछ दंड हैं, कुछ अपराध यानी कि गंभीर अपराध हैं, उसके अनुपात को ध्यान पे रखते हुए एक विश्लेषण भी किया गया है कि भैया कब कब कितने कितने जो है केस इन बच्चों के आए हैं। और मादक पदार्थ के संबंधित जो है बहुत सारे बच्चों को जेल भी लिप्त किया गया है, या मादक पदार्थ को बेचना भी है, मादक पदार्थ में लिप्त करना है, उस तरह के चीज़ें भी इस कानून के अंतर्गत हैं। तो कुल मिलाकर के जो बच्चों के सर्वांगीण हित को ध्यान पे रखते हुए ये पूरा एक्ट है और कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के हित पे को ध्यान पे रखते हुए आगे चर्चा काम किया। ये लोग जेजेबी है या CWC है, ये बात कर सकता है। अब रही बात, हम लोग बात जब करते हैं कि CWC तक केस कैसे पहुंचेगा, आप जो है एक तो 100 नंबर की पुलिस है, 100 नंबर में अगर छोटा बच्चा है, 18 साल से नीचे का बच्चा है, तो एक तो पुलिस तो जेजेबी में पेश करेगी, दूसरा आप चाइल्ड हेल्पलाइन पे भी फ़ोन करके और ऐसे बच्चों की सुरक्षा और उसके लिए आप चिन्हित कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई आम आदमी भी जो है, जहाँ पर आपको ऐसे बच्चे दिखते हैं कि इसको केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो आप स्वयं इसकी जो है सकते हैं, स्वयं इसकी पहल कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए, जहाँ भी ऐसे बच्चे नज़र आते हैं जिनका जो अपराध से लिप्त बच्चे हैं या जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो आप जो है बिल्कुल चाइल्ड हेल्पलाइन में जो है फ़ोन कर सकते हैं, 100 नंबर में भी कॉल कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है, अगर आप चाहें तो स्वयं आप अपने क्षेत्रीय जो आपके CWC है, आप वहाँ पता करें और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में आप आजकल तो नेट में बहुत अच्छी ऑनलाइन सुविधाएं हैं जिसको आप जान सकते हैं और उस आधार पे आप वहाँ जो है बात कर सकते हैं। एक भागीरथ जी, मैं इसी बीच में एक चर्चा जरूर करना चाहूँगा कि अभी कोरोना काल में बहुत सारे हमारे जो परिवार हैं वो हताहत हुए हैं और बच्चे भी उसमें भूखे रहे हैं। बच्चों की भी संख्या कम नहीं रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद कोई भी व्यक्ति CWC एक्ट के तहत जो जे कानून कहता है उसके तहत CWC में वो किसी भी बच्चे की ज़रूरतों को चिन्हित करके मांग की गई हो। अच्छा, जबकि CW केयर एंड प्रोटेक्शन की बात करता है जब जिस परिवार में खाना नहीं है। अभी बहुत सारे लोगों ने दूध बांटा, बहुत सारे बच्चों ने जो है बच्चों के लिए पौष्टिक आहार बांटे, बहुत सारे लोगों ने है बच्चों के लिए खाना बांटा, लेकिन
कई भी मुझे नहीं लगता कि शायद गए हो कोई केस ऐसा नहीं आया कि कुछ लोगों ने बच्चों के पालन पोषण के लिए या आंगनवाड़ी का खाना बिल्कुल बंद पड़ा था। बिल्कुल, ये कोरोना काल में जब से लॉकडाउन हुआ तब से लेकर के आंगनबाड़ी का खाना बिल्कुल ही बंद है। मुझे लगता है इस तरह के केसों को लेकर के हम लोग बात कर सकते हैं, CWC को एक पत्र लिख सकते हैं, कम से कम कुछ तो पहल करना उनका काम है, वो आगे उसके एडवोकेसी करेंगे और मुझे लगता है करना चाहिए हमें। और बाकी लोगों को इस बारे में बात करना चाहिए कि अगर बच्चा भूखा है, बच्चा रो रहा है, उसकी देखरेख और केयर की ज़रूरत है, तो वहाँ भी हम लोग जा सकते थे, बात कर सकते थे। आगे क्या होगा उसकी बात अलग है, लेकिन उनकी सब जिम्मेदारी ही है और ये कानून कहता है, केयर एंड प्रोटेक्शन की बात करता है, तो मुझे लगता है उस पर भी हम लोगों को देखना चाहिए था। और देखिए, दिल्ली के परिदृश्य में हम अगर देखें तो आंगनबाड़ी पूरी तरह से ध्वस्त रही कोरोना काल में, और अब तक भी बीच बीच में अब जुलाई में कुछ आंगनबाड़ियों में जैसे सूखा खाना, चना, दलिया, इस सब चीज़ों की गुड़ ये मिला है, लेकिन ये पर्याप्त बच्चों के आहार के लिए पर्याप्त नहीं है। हाँ, लेकिन भागीरथ जी यहाँ पे हम आपको जोड़ना चाहेंगे थोड़ा सा कि बताना चाहेंगे, क्योंकि दर्शक इसको जान भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार ने तो 3 जोन में बांटा है, रेड जोन है, ग्रीन जोन है और येलो जोन है, ऑरेंज जोन है। तो मुझे लगता है इस रेड जोन और ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन को समझना बहुत ज़रूरी है। रेड जोन एक ऐसे जोन है जहाँ सबसे ज़्यादा कोरोना के केस हैं और वहाँ पे जो है खाना जो है बच्चों के लिए जो पौष्टिक आहार है या खाना जो है वहाँ के लिए रोका गया था, लेकिन और जहाँ पर ऑरेंज जोन है वहाँ भी, लेकिन ग्रीन जोन है वहाँ पे, तो मुझे लगता है कि जहाँ पे ग्रीन जोन है वहाँ तो मुझे लगता है पूरी तरह चालू कर देना चाहिए। और ये हमारी हम बच्चे लोगों की तरफ से जो हम लोगों के सुझाव आए हैं उसके तरफ से हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा हम लोग ये भी बात कर रहे हैं कि अच्छा, मुझे लगता है कि आप सभी जितने हमारे दर्शक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपको भी इस मुद्दे पर बातचीत करने की ज़रूरत है और आप लेटर ले सकते हैं CWC को, JJB में, कि भाई बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए जहाँ ग्रीन जोन है कम से कम वहाँ तो आप उनको पौष्टिक आहार दें, वहाँ तो खाना पर्याप्त पहुँचाएं, वहाँ देने में क्या दिक्कत है। लेकिन पूरी तरह से बंद करना ये तो बच्चों के डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बनी हुई है, DCPU जिसे हम लोग कहते हैं, तो DCPU में भी जाकर के हम लोग बात कर सकते हैं, वहाँ भी रखते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है। आप अगर बच्चा अगर भूखा है, रो रहा है, कई दिन से खाना नहीं खा रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें जो है हम लोग जो है चाइल्ड हेल्पलाइन पे भी बात कर सकते हैं, बिल्कुल, और करना चाहिए इस मामले में, क्योंकि जितने भी ये चीजें बनी हुई हैं, अब 100 नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जहां पर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है उसकी सुरक्षा के लिए तो सारी टीमें बनाई गई हैं। हम लोग एक बार करके देखें कि देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इस तरह की जहां भी घटनाएं होती है मुझे लगता है वो कुछ कर, मैं यहाँ कुछ कहना चाहेंगे। मैं ये कह रहा था कि कोई जो भी नहीं है कि हम सोशल वर्कर हैं तभी ये कुछ कर सकते हैं। हम वो तमाम लोग, आम जनता भी, जो बच्चों के हित चाहते हों या जिनके इर्द गिर्द बच्चे परेशान हैं, जिनके लिए दिक्कतें हैं, वो भी खुद भी इस पर एक्शन ले सकता है, खुद भी लिख सकता है, खुद भी जा कर के तैयारी कर सकता है। खास करके मैं युवा वर्गों से भी अपील करूँगा कि आप बच्चों की प्रति अगर गंभीर हैं, बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति अगर आप थोड़ी भी चिंतित हैं, तो आप इस मुद्दे पर जरूर आवाज़ उठाएं, जरूर आप लिखें। अगर इसमें कोई दिक्कत है, आपको लिखने के लिए कोई सलाह की ज़रूरत है, आप हमारे सक्षम में सलाह ले सकते हैं, आप हमारे सक्षम में संपर्क कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, क्योंकि आप मेल ID बता दिए। हाँ, ईमेल ID है हमारा SAKSHAM saksham.del1@gmail.com। आप हमें फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9311124880। आप हमें किसी भी रूप में सुझाव दे सकते हैं। बच्चों के प्रति हम पूरी सजगता से, संजीदगी के साथ हम लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिले, बच्चे इसमें समाहित हो, उनके सुरक्षा और देख रेख का पूरी व्यवस्था हो, और ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। लेकिन इसमें सरकार से ज़्यादा हम आम जनता की जिम्मेदारी है, हम सजग लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इस पर आवाज़ उठाएं और इस पर एक पहल करें, तभी ये संभव हो सकता है। बिल्कुल, आप आम लोग भी कीजिए, आइए सामने, ये कम से कम। बिल्कुल। दूसरा जो है देखिए, कानून बनाना, बहुत सारे कानून बनते हैं,
जी। और हर काम मुझे लगता है सरकार का ही जिम्मेदारी नहीं होती, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये सारे कानून हमारे लिए बनाए गए हैं। बिल्कुल। सारे कानून हमारे बच्चों के लिए बनाए गए हैं। हम कितना उस कानून के बारे में जानते हैं, कितना हम लोगों तक इसका, अगर हम जानकार, थोड़ा बहुत भी जानकार हैं, तो कम से कम लोगों तक वो जानकारी जाए। और मुझे लगता है कि जानकारियां आज के डेट में, हमने बताया कि आपके पास गूगल महाराज है, आपके लिए बहुत सारी जानकारियां दे पाते हैं, तो आप उसका उपयोग करें और अपने आस पड़ोस के बच्चों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को इस तरह की जानकारियां दें। भागीरथ जी, एक चर्चा का विषय है, प्रश्न भी लोगों का है कि जुवेनाइल किसे कहते हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है। जी, 18 वर्ष के नीचे वाला जो भी बच्चा होता है, जी, जो भी बच्चा 18 वर्ष के नीचे है, कम उम्र का है, वो जुवेनाइल ही कहलाता है। तो आपको उसमें किसी प्रकार की बात करने की ज़रूरत नहीं है। इसको समझना है कि 18 वर्ष के ये कानून एक ऐसा कानून है, बहुत सारे कानूनों में ऊपर नीचे मिल सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये एक ऐसा कानून है जिसमें पूरी का पूरे 18 वर्ष की बात की गई है। यानी 18 वर्ष के नीचे के जितने भी बच्चे हैं वो रूप में उसको देखा गया है। कुछ हम ये कह सकते हैं कि बच्चा की परिभाषा इस एक्ट के तहत क्या है। इसमें निर्धारित रूप से 18 वर्ष कोड किया गया है कि 18 वर्ष से जो भी छोटा है वो बच्चा किस श्रेणी में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब बनाता है जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 के उन बच्चों को भी बात कर रहा था, दूसरा उनके देखभाल की बात कर रहा है, संरक्षण की आवश्यकता की बात कर रहा था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बात कर रहे थे। इस एक्ट को बच्चों से अधिकारों का जो संयुक्त राष्ट्र में जो सम्मेलन हुआ था, UNRC की बात हम लोग कर रहे हैं, तो पालन करने के लिए, यानी कि बच्चों के इस तरह की चीज़ों को पालन करने के लिए लाया गया था, जिसको 1992 में जो है भारत ने माना था इसको। अच्छा। और उसकी स्वीकृति की बात किया था। जी, कुछ बोलेंगे? हाँ, ये आपने इस कानून के बारे में कि हमारे भारत देश में ये कब लागू हुआ है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कि लागू नहीं, वो 1992 में इसको माना था भारत ने। तो UN के बाद में जो चर्चा हुई थी। तो एक तो ये भी है, बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सभी उपयुक्त उपाय करने की जो आवश्यकता है वो उसमें बात की गई थी। 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार 7 से 18 वर्ष की आयु के बीच में जुवेनाइल कुल जो है जनसंख्या के आधार पे 25% थे, जिनको आंकड़ों के आधार पे देखा गया था। और उस आधार पे अपराध, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है वो NCRB जो है के तहत अनुसार 2003-2013 तक जो है कुल अपराधों का अनुपात लगाया था कि 1% अपराध बढ़े थे। इसके बाद धीरे धीरे है 1.2% आए हैं। तो उस आधार पर, जिस आधार पे अपराध बढ़ते गए हैं, उस आधार पे इसका प्रारूप भी जो है बदलता गया चला गया है। और हम लोग ये भी बात करेंगे कि इसमें पुलिस की भी भूमिका की बात हम लोग करेंगे। तो हमारी जो है पुलिस की जो भूमिका है, प्रत्येक थाने में बाल कल्याण समिति जो अधिकारी हैं वो बनाए गए हैं, और इस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं, थाने में सिर्फ पुलिस के रूप में देखते हैं। तो आप भी थाने कई बार गए हैं, तो आपने थोड़ा सा बताएंगे कि बाल कल्याण अधिकारी कैसा होता है? देखिए, किसी भी तरह का बच्चों से जुड़ा अगर केस है और उसमें अपराध में लिप्त अगर बच्चे हैं, उसके लिए थाने में एक अलग ऑफिसर होता है बच्चों के लिए, जो उन बच्चों के ही संबंधित केस को वो डील करते हैं। और इसलिए उनका ड्यूटी अलग होता है, आप उनसे अलग मिल सकते हैं, और वो पूरी तरह से बच्चों की हित को ध्यान में रख करके चीज़ों को देखते हैं। खास करके उसके लिए अगर बच्चे लेके जाता है थाना में, तो उस पर कुछ ड्रेस कोड का भी बात है कि भाई उस समय जब बच्चे सामने होगा तो पुलिस जो है अपने प्रॉपर जो पुलिस वाला ड्रेस है उसमें नहीं होगा, सिविल ड्रेस में होंगे, ये बात है। लेकिन कई बार जो घटना का जो हमने चर्चा की प्रारूप जो है या संगीन घटना है, तो उसमें वो रोक भी नहीं है। बिल्कुल। ये तमाम चीज़ें हैं, तो उसको चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर बोलते हैं थाने में, बाल कल्याण अधिकारी के रूप में उसको जाना जाता है। तो बिल्कुल, और जैसा भागीरथ जी ने बताया कि वो बच्चे से जब पेश आएगा तो वर्दी में नहीं होगा, लेकिन घटना के वक्त उसको पाबंदी नहीं है इस तरह की कि वो वर्दी में भी
हो सकता है। तो जो थाने में हर एक थाने के लिए एक रखा गया है, क्योंकि हम लोगों को जानकारी नहीं होती, हालांकि वही व्यक्ति आकर के केयर उससे बात करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि वो बाल कल्याण अधिकारी है या फिर अदर कोई आईओ वगैरह है। तो इसकी भी घटना, और वो मुख्य रूप से इस वैसे व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए ही रखा गया है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि हर थाने में हैं अभी, चूंकि हमें पूरी तरह इसकी जानकारी नहीं है कि हर थाने में नियुक्त हो गए कि नहीं हो गए, लेकिन कानून ये कहता है, और अगर नहीं हुए हैं तो उसको ध्यान पे रखना चाहिए और उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। हमें बाल मित्र कैसे, अच्छा उसका जो बाल मित्र पूर्ण व्यवहार भी, उसकी एक ट्रेनिंग का भी प्रावधान है कि उसका जो है पूरी तरह ट्रेनिंग उसकी हो जाएगी। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, वो पूरा ट्रेंड होते हैं। हम लोग पालन न करने वाले जो 7 साल का प्रावधान करने वाले जो बच्चे हैं, उसकी सहमत के अनुसार जेजेबी ये देखता है कि इसको परिवार को दिया जाए कि ना दिया जाए, इसको जमानत दी जाए। तो कुछ बच्चे जो अपराध में लिप्त बच्चे होते हैं भागीरथ जी, वो बहुत ज़रूरी है जानना कि ऐसे बच्चों का तय करना वो जेजेबी तय करेगा। जो 7 साल से कम के प्रावधान वाले बच्चे जो होते हैं, जिनको सजा का प्रावधान हो सकता है, उसमें 7 साल का जिसको सजा का प्रावधान होता है, तो उसको तय करता है कि जो उसके पहले जो है कि जमानत दी जाए कि ना दी जाए, और जमानत दी जाए तो किसके पास परिवार को दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, तो वो तय कर, या बाल सुधार गृह में रखा जा सकता है। इस तरह की सभी चीजों को जो है वो जेजेबी तय करेगा, और जेजेबी ही तय करता है। गंभीर अपराध के बच्चों को निरुद्ध किया जा सकता है, यानी कि वो भी जो है जेजेबी बात करेगा कि भाई गिरफ्तार किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है। मुझे लगता है कि और 24 घंटे में, सबसे बड़ी बात, 24 घंटे में ऐसे बच्चों को पुलिस जो है वो जेजेबी के सामने पेश ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बेहद जरूरी है हमें कि बच्चों को आप 24 घंटा से ज्यादा थाने में नहीं रख सकते हैं, और आप उसको बगला नहीं सकते। लेकिन नहीं, बच्चे को एक तो थाने में रखना ही नहीं है, समझना तो ये है कि रखना ही नहीं है, लेकिन गंभीर अपराध जहां पर है, अति गंभीर अपराध जो होते हैं, अगर आपको लगता है तो आप उसको निरुद्ध जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपको 24 घंटे के अंदर जेजेबी के सामने आपको पेश करना अनिवार्य होगा। और जेजेबी तय करेगा कि बाल निरीक्षण गृह भेजा जा सकता है या नहीं भेजा जा सकता, या परिवार के बीच में उसको जमानत की जा सकती है नहीं दी जा सकती, और उसके संपूर्णता में उसको ध्यान पे भी रखा जाता है कि भाई ये बच्चा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई व्यक्ति इसके ऊपर हमला कर सकता है, या इसको सुरक्षा कहाँ पर सुनिश्चित ठीक है कि नहीं है, या बच्चे का चाहता क्या है, बच्चा कहाँ पर है। तो उस स्थिति के अनुसार जो है कई सारी चीजों को देखा गया है। परिवार पुलिस बच्चे की जो है पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक हालात से परिपूर्ण रिपोर्ट जो है वो जेजेबी को पेश करेगा। तो पुलिस का जो काम होता है कि वो जितना जल्दी हो सकता है वो जो है बच्चे का जो है, क्योंकि 4 महीने के अंदर उसको फैसला देना पड़ता है जेजेबी को, और 4 से अधिक बहुत ज्यादा हालात खराब होते हैं तो 6 महीने हो जाता है। तो उस आधार पे हमें देखना पड़ता है, पुलिस को देखना पड़ता है कि जितना जल्दी हो सके वह जो है बच्चे की जो है पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक हालात, यानी कि आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि पुलिस जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनाएगी, जो एक रिपोर्ट बना के जो जेजेपी को पेश करेगी, उसके मुख्य भूमिका, मुख्य क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे बड़ी पारिवारिक जो है उसके हालात कैसे हैं, तो परिवार में कितने लोग हैं, क्या उनकी स्थिति है, किस तरह की स्थितियां हैं, कौन किस काम से जुड़ा हुआ है, उनका बैकग्राउंड कैसा है, और कहाँ उनका निवास स्थान है, कहाँ से किस हालात में वो रह रहे हैं। एक तो वो पूरा उसको देखना है। दूसरा जो है उसके समाज में उसकी कैसी प्रतिष्ठा है, कैसे, तो वो भी हालात का जायजा। तीसरा वो हो जाता है कि आर्थिक हालात का भी जायजा लेते हैं कि आर्थिक स्थिति के कैसे से हुए हैं, तो वो भी सभी प्रकार की जो है इस तरह के आकलन जो में आकलन लेते हैं वो जेजेबी को जो है पेश करते हैं। अपराध में जो स्थिति होती है वही रिपोर्ट जो है वो दर्शाती है कि बच्चा अपराध में लिप्त है या नहीं लिप्त है जी। तो ये जानना और ये समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको हमें जानना और समझना चाहिए। साथ ही जो है हमने आपको ये बता रहे थे कि जो जेजेबी है, जेजेबी की गठन की जो प्रक्रिया होती है उसमें एक जो है मेट्रोपॉलिटन जो है, यानी कि जुडिशनल जो है मजिस्ट्रेट होते हैं जो उनके एक प्रमुख भूमिका में होते हैं, और साथ ही जो है एक महिला साथी सहित 2 कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। यानी एक महिला कार्यकर्ता होती है और एक जो है
पुरुष कार्यकर्ता होते हैं, और एक व्यक्ति जो होता है वो जो है जुडिशनल जो है मजिस्ट्रेट होते हैं, यानी एक ग्रेड श्रेणी के जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनको वहाँ पे जो है नियुक्त किया जाता है। इसलिए जो जेजेबी की जो संख्या वो 3 लोगों की होती है, और वो जो है सर्वसम्मत से इस तरह की चीज़ों को रखते हैं। कुछ जानना चाहेंगे, कुछ या बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं बस ये था कि उसमें क्या होता है कि जो पुलिस और वो था जो जांच आपने रिपोर्ट बताया कि वो प्राइमरी जो रिपोर्ट जो जेजेबी के सामने रखा जाता है, तो उसमें यह है कि बच्चों की पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और इन तमाम हालातों को जो है ध्यान में रखते हुए उनकी रिपोर्ट को जो है जेजेबी के सामने पेश किया जाता है, ताकि वो यह तय कर सके कि भाई बच्चा परिवार के बीच रह सकता है या वो बाल सुधार गृह में भेजा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे लगता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पूरा तय करता है कि एक तो ये है कि देखिए किस हालात में बच्चा अपराध किया है। एक तो उसके हालात को पूरा जानना अगर हो, किसी व्यक्ति के हालात को अगर जानना हो, तो मुझे लगता है पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक हालातों को हमें खगालना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी स्थिति को जो है पुलिस की जो रिपोर्ट बनाती है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि पुलिस क्या रिपोर्ट बनाती है, हमें नहीं पता होता पुलिस कैसी रिपोर्ट बनाती है, तो उस स्थिति को भांपने के लिए जो है वह जो है पुलिस रिपोर्ट बनाती है, और रिपोर्ट बना करके वो दर्शाती है कि बच्चा किस हालात में केस किया है या बच्चा किस हालात में अपराध में लिप्त पाया गया है। वह उसकी जो है चर्चा वो पूरा का पूरा उसको वो रिपोर्ट बताती है, और जेजेबी फिर उस आधार पर निर्णय लेता है कि हमें इसको साथ में क्या करना चाहिए या कहाँ या किस हालात में बच्चा इस तरह के अपराध में लिप्त हुआ है। तो ये पूरी चीज़ें उसके साथ में होती हैं। कोई भी बच्चा के आयु यदि 16 से 18 के बीच हो और उसके जघन्य अपराध हो, यानी कि उसका अपराध क्या, तो उसका जो तय करने का जो एक बालिग है उसके रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है। यदि 16 से बड़ा यदि है तो चलाया जा सकता है। और अभी 2016 में जो संशोधन हुआ था वो तो आपको पता ही है, सब लोगों को जानकारी है। तो उस स्थिति में हमें जानना पड़ेगा कि वो जेजेबी ही तय करेगा कि अगर गंभीर अपराध है, यानी अति गंभीर जघन्य अपराध की जो सीरीज में आते हैं, अगर उस तरह के अपराध हैं तो उस तरह के अपराध को जो है कहाँ उसका मुकदमा चलेगा, या बच्चा के ऊपर जैसे बालिग के तरह केस चलता है, अगर उस तरह के केस चलाने की ज़रूरत है या नहीं, वो जेजेबी पूरा तय करता। तो इस तरह की पूरी स्थिति को हम लोगों ने पहले ही बता दिया था आप लोगों को। एक और भी है कि हम लोगों को खुद के साथ में इस तरह की जानकारियां जो है हमें अन्य लोगों के साथ में देना बहुत ज़रूरी है। जघन्य अपराधों के मामले में यदि किसी जुवेनाइल को 21 वर्ष की आयु से पहले पकड़ा जाता है, यानी अपराध के बात को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि जघन्य अपराधों के मामले में यदि किसी जुवेनाइल को 21 वर्ष की आयु से पहले पकड़ा जाता है या पकड़ा जाता हो, तो जेजेबी आरंभिक जांच करेगा उसकी, यानी कि जेजेबी की जो कमेटी गठित होगी वो उसकी जांच करेगी, उसके द्वारा अपराध करने और उसके परिणामों की जो समझ के बारे में उसकी मानसिक शारीरिक क्षमता का निर्धारण किया जाएगा। तो मानसिक क्षमता है और शारीरिक क्षमता उसका निर्धारण किया जाएगा, और जेजेबी तब जो है एक आदेश पारित करेगा जो निम्न तरह के जो सुझाव होंगे, यानी कि परामर्श या समुदाय सेवा जैसे उपचार जो हैं, ये स्थायी या लंबे समय के लिए जो है किसी निगरानी घर में रहना है वो उसके लिए तय करेगा कि तय रखना है कि नहीं रखना है। जुवेनाइल के ऊपर बालिग के रूप में मुकदमा चलाया जाए या नहीं चला जाए उसका जो है वो तय करेगा। तो इस आधार पे हम लोगों ने जो अभी तय किया था कि ये जो है जघन्य अपराध के यानी 21 वर्ष के बाद यदि बच्चा पकड़ा जाता है उसकी भी बात हम यहाँ पर की गई है। तो जी कुछ बोलना चाहेंगे? तो बस यही था कि देखिए अपराध के बाद भी जब बच्चा पकड़ा जाता है तो ये नहीं है कि भाई उस समय बच्चा है तो वो 21 साल तक वो कभी भी उसके ऊपर मुकदमा का जो है वो चलता ही रहेगा। हाँ, अच्छा ये है कि हम लोग CWC की बात कर रहे थे कि CWC में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य शामिल होंगे जो बच्चों से संबंधित मामलों में जो है विशेषज्ञ होंगे। ऐसा भी नहीं कि इस तरह की कमेटियों में जो हम CWC की जो बात कर रहे थे उसमें एक अध्यक्ष होगा और 4 जो है अन्य सदस्य होंगे जो खासकर बच्चों से संबंधित मामलों में उनका अच्छा खासा अनुभव होगा, उसके विशेषज्ञ हैं। 4 सदस्यों में से एक सदस्य कम से कम महिला होगी, ये भी उसके लिए तय किया गया है, मानक माने गए। ऐसा बच्चा जिसमें देखभाल
देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता हो 24 घंटे के अंदर CWC इसकी समक्ष इसको लाया जाएगा। 24 घंटे के अंदर जो है CWC के समक्ष इसको इस तरह की केस को लाया जाता है। इसके बाद 15 दिन के अंदर सामाजिक जांच की रिपोर्ट जो है रिपोर्ट तैयार करने की जो आवश्यकता है वो तैयार हो जाती है। यानी कि आपको ये जानकारी कि बहुत अच्छा है कि हम लोग 15 दिनों के अंदर ही सामाजिक जांच जो है वो रिपोर्ट वो तैयार कर दी जाती है पुलिस की तरफ से। और रिपोर्ट के आकलन करने के पश्चात जो है CWC सुझाव दे सकती है कि बच्चे के लंबे समय या जो है अस्थायी देखभाल की जो के लिए बाल घर में भेजा जाए या फिर जो है अन्य सुविधा के लिए भेजा जा सकता है। तो उस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो उस आधार पर रिपोर्ट के तहत उसको ये एक्ट जो है कानून देखता है। बिल्कुल। बाल अपराध और दंड के है जो है कि अभद्र यानी कि आपको बताना ये बहुत ज़रूरी है कि हमला करने वाले, बहिष्कार करने, अभद्रता करने, जानबूझकर बच्चे के प्रति जो है लापरवाही करने के अपराध के लिए जो है 3 वर्ष तक के कारावास की सज़ा मिलेगी और या जो है 1 लाख तक का जुर्माना इसमें होगा। तो इस तरह की चीज़ों को भी बहुत ज़रूरी है इसको जानना है। भीख मांगने के उद्देश्य के लिए बच्चों को रखने के लिए 5 वर्ष तक के कारावास की सज़ा, यानी कि इस कानून में दिया गया है कि अगर भीख मांगने वाले के उद्देश्य से, भीख मांगने के उद्देश्य से बच्चे को यदि आपने लिया हुआ है तो उसकी जो है 5 वर्ष की जो है कारावास 1 लाख से तक का जुर्माना या दंड दिया जा सकता है। एक व्यक्ति को किसी बच्चे को नशीला पदार्थ या मादक पदार्थ जो है देता है उसे दंड के रूप में 7 वर्ष तक का कारावास की या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। किसी उद्देश्य के लिए बच्चे को बेचना या खरीदने के लिए 5 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। तो यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग केस भी हम लोग सुनने में आता है कि बच्चा कहीं से उसे मिल गया और वो उसे गोद ले लिया, कह दिया भैया मैंने गोद लिया है। तो एक्चुअल ये है कि लीगल तौर पे जो है गोद लेना जो है बहुत ज़रूरी है। और तो हमें ये बताना है कि पुलिस जो है एक तो ये है कि पुलिस जो है उसको मार नहीं सकती है थाने के अंदर। जो आप लोगों के जो प्रश्न आ गए हैं कि पुलिस मार सकती है कि नहीं मार सकती है, ज़मानत देना है या नहीं देना, तो ज़मानत देखिए हम लोग जुवेनाइल बच्चे की बात कर रहे हैं। एक्ट जो है ये जुवेनाइल बच्चे की बात करता है। यदि कोई बड़ा यदि उसके साथ में अपराध करता है तो वो तो हम उसमें अभी हम लोग बता ही दिए आप लोगों के। लेकिन अगर कोई बच्चे के लिए यदि ऐसा करता है तो उसे अपराध में लिप्त बच्चा माना जाता है और वो जे भी तय करेगा कि उसको जमानत दी जाए या ना दी जाए। उसमें पुलिस किसी आधार पे वो नहीं कर सकते, CWC उसमें बात कर सकती है। और उस आधार पे हम लोग जो है दोष से मुक्त, यानी कि आप लोगों ने ये लिखा है कि दोषी पुलिस वालों को जेल और नौकरी बिल्कुल आप जो है जा सकते हैं। वो अब पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत इस तरह की चीज़ें हैं और इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पॉक्सो में है। और अगर आपका पुलिस नहीं करता तो कई सारे विभाग हैं। मैं आपको इस तरह की जो सूचनाएं ये देना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके इस तरह का बच्चा है और अगर आपका जो है कोई केस नहीं सुनने को तैयार नहीं, तो हमने आपको बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन है, ऑप्शन दिया था कि आप चाइल्ड हेल्पलाइन को फ़ोन करो कि ये बच्चा इस तरह केयर एंड प्रोटेक्शन की लिए ज़रूरत है। तो ये आपका जो सवाल निकला है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि दोषी जो आप पुलिस में डायरेक्ट जाने की ज़रूरत नहीं, चाइल्ड हेल्पलाइन में बात करो। चाइल्ड हेल्पलाइन की जिम्मेदारी है कि आप जो है उस बच्चे को उस तरह की चीज़ें उपलब्ध करवाएगा। एक तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा मैं आपको बता दूँ कि चाइल्ड हेल्पलाइन से आप अपडेट मांग सकते है कि आप एक बार चाइल्ड हेल्पलाइन पे बात कर दिया और इस बच्चे को उसके बाद तो चाइल्ड हेल्पलाइन जो रिपोर्ट बनाएगा उस रिपोर्ट में जो भी कोई अगर NGO यदि जो है संस्था यदि कोई चाइल्ड हेल्पलाइन को बुला करके इस बच्चे को तो उससे चाइल्ड हेल्पलाइन के जो स्टाफ आएगा, कार्यकर्ता आएगा, वो उसमें साइन भी करवाता है, उसकी सहमत भी लेता है, उसमें लिखता भी है कि इनके माध्यम से ये बच्चा हमें मिला है, दूसरा ये केस हमें मिला है। यदि व्यक्तिगत कोई व्यक्ति यदि फ़ोन करता है चाइल्ड हेल्पलाइन को तब भी वो उस व्यक्ति के बारे में वो लिखता है और जो व्यक्ति इस तरह की शिकायत करता है तो वो जो है उसका पूछने का भी हकदार होता है और वो चाइल्ड हेल्पलाइन से भी रिपोर्ट ले सकता है कि भैया हमने ये बात किया था
क्या हुआ, कहाँ तक ये बात पहुंची, तो आप इस तरह निरंतर प्रयास कर सकते हैं। और चाइल्ड हेल्पलाइन के स्टाफ यदि नहीं करता है, अगर कोई आपकी सुनवाई नहीं करता, तो आप इसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको आगे की भी जानकारी इसको दे सकते हैं। जो ये इस तरह के जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें जो है आपके साथ में जो है चर्चा करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आवश्यकता पड़ने पर जेजेबी की अनुमति जो है वो भी बिल्कुल सही बात है, हम लोग उसकी बात करते हैं ना। तो आपके बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारी धाराएं हैं, बिल्कुल हम लोग आपके इसमें जो धाराएं हैं 23, 24, 25, 26 जो भी आप बात कर रहे हैं, हम इन सभी चीज़ों को लेकर के हम लोग चर्चा जरूर कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान का समय जो है उस समय को ध्यान पे रखते हुए हमें, मुझे लगता है कि लगातार, चूंकि हमारे पास मात्र 45 मिनट का समय होता है और हम ऑलरेडी 46 मिनट तक पहुंच चुके हैं, तो उस तरह कभी सारे सवालों का जवाब नहीं, लेकिन ज़रूर आप हमें मेल करें, आप हमें जो है व्हाट्सएप करें। हम आपका मेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हम आपके एक एक बिंदु का, एक एक चीज़ों का, आपकी जो है जो भी आपके सुझाव हैं या जो आपकी जो है जानकारियां जो आप चाहते हैं, हम उसकी रिपोर्ट या हम उस तरह की चीज़ें आपको जानकारियां वहां तक आपको पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे कि हम हर एक व्यक्ति तक जो है इस तरह की जानकारियां पहुंचा पाए। तो थैंक यू, आप सबके जो सवाल हमारे बीच तक आए हैं हम उसको लगातार देने का प्रयास किए हैं। मैं सभी साथियों का नाम जरूर है, लेकिन भागीरथ जी आप एक बार देख लीजिए किन किन साथियों का ने पूछा था, आप उनको थोड़ा सा धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। जी, हमारे साथ सविता वर्मा, वीनू सरोज, सचिन यादव, रितु वानी, आप सभी साथियों का सक्षम लाइव की तरफ से आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमारे प्रोग्राम को रोचक बनाया, आपने हमें सुझाव दिया। और अब हमारा वक्त हो चला है, समय के साथ घड़ी की टिक टिक को देखते हुए कि हम अपने प्रोग्राम को यहाँ विराम दें। तो अभी मैं जल्दी जल्दी में इसको पूरा कर दूँ कि आज की चर्चा में आपने जो सुना कि बच्चा कौन है, उन किन बच्चों को देख रेख और सुरक्षा की ज़रूरत है, और बच्चों के लिए, अपराध में लिप्त बच्चों के लिए क्या प्रावधान है, हम इसको कैसे सुरक्षा दे सकते हैं, उसमें संस्थाओं की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की, पुलिस की, अभिभावक की और आम जनता की भूमिका क्या है, उस पर भी हमने चर्चा किया। आपके प्रश्न भी यह था कि क्या पुलिस अगर लापरवाही करता है तो क्या उस पर भी सज़ा हो सकती है, उसको नौकरी जा सकती है। हमने आप इस पर भी कोशिश किया कि आपकी को संतुष्ट करने की। बहुत सारे बच्चों की उम्र को जांच की बात हम लोगों ने किया, और तमाम कानूनों में और जेजेबी के तहत जो कुछ भी प्रावधान हो सकता, तो जो बच्चों को खास कर ध्यान में रख करके उन पर हमने चर्चा की। और बहुत अच्छे ढंग से संतलाल जी ने आज आप सभी के सामने इस चर्चा को रखा, और मुझे आशा है कि आप इससे लाभान्वित जरूर होंगे और हमारे समाज में उन उन बच्चों को भी इनका लाभ जरूर मिलेगा जो लाचार, विवश, असहाय, अनाथ और बिल्कुल भी मुश्किल भरी हालात में रह रहे हैं। तो इसी के साथ संतलाल जी का मैं आभार प्रकट करता हूं सक्षम लाइव में कि आपने मुझे समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दिया। तो इसी के साथ थैंक यू भागीरथ जी। लेकिन थोड़ा सा मैं भी कहना चाहूँगा सभी दर्शकों को, मैं आपको फिर बताए दे रहा हूँ कि ये पूरा तरह हम लोगों ने पूरे कानून की जानकारी नहीं दी है। मेन मुख्य बिंदुओं तक आप लोगों तक पहुँचने का प्रयास किया था, और इसलिए कि पिछली बार थोड़ा अधूरा रह गया था, हम पूरी उसमें चर्चा नहीं कर पाए थे। तो चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन से संबंधित जो भी बच्चे हैं उनके लिए एक जो जेजे एक्ट है उसके बारे में है। जेजे की जो शाखाएँ हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट हो, चाहे वो जो है CWC हो या जेजेबी हो, उन सब पे जो है हम लोगों ने इस तरह के जो है चर्चाएं की हैं, बात करने का प्रयास किया है। आप लोगों तक उस तरह की जानकारियाँ, लेकिन विस्तार से यदि जानकारी चाहिए या और अधिक कुछ आपको है तो आप हमें मेल करें, आप अपने सुझाव दें। हम अगले हफ्ते आज के ही दिन जो है पॉक्सो एक्ट पे हम लोग आपसे चर्चा करने के लिए आएंगे। आप अभी से अपनी तैयारी कर सकते हैं, अभी से अपनी बात कर सकते हैं, क्योंकि पॉक्सो एक ऐसा कानून है जिस पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो पॉक्सो पर हम कुछ मेन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे और लगातार 4 डिबेट हमारी चलेंगी पॉक्सो पर, यानी कि 4 सप्ताह तक हम लोग उस पर बात करेंगे। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उसका जो है हम लोग करेंगे, और एक कानून के बारे में, नई शिक्षा नीति जो आई है, हम इस पर भी आपके बारे में एक दिन डिबेट रखेंगे, उस पे उसके मेन बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि
बहुत सारी सहमति और असहमतियां भी आ रही हैं, लेकिन जो भी है हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन आगे हम लोग उसके लिए लोगों की क्या राय है, वो किस तरह की राय है, वो भी हम आपके बीच में रखेंगे। हम लोग जो है जो आरटीई एक्ट है, बहुत सारे उस पर भी हम लोग बात करेंगे। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, सूचना का अधिकार जिसे हम आरटीआई कहते हैं, हम उस पर भी एक पूरा संवाद रखेंगे, 1 दिन या 2 दिन का, तो 2 सप्ताह में, तो वो भी हम लोग पूरा करेंगे। किस तरह हम लोग उसको रख पाते हैं, कितनी जानकारी आप तक बात करते हैं। तो अन्य जो भी कानून है, हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर एक कानून के मेन बिंदुओं पर आपसे चर्चा करें, आप तक उस तरह की जानकारियों को साझा करें। और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की जो जानकारियां यहाँ से साझा हो रही हैं या जो जानकारियां यहाँ से हम देने का प्रयास कर रहे हैं, उन जानकारियों को आप अन्य लोगों तक पहुँचाएँ। और आपको याद रखें कि आप हमारे और फेसबुक जो लाइव है, यानी यूट्यूब लाइव जो चैनल है हमारा, आप वहां ज़रूर जाएं, सक्षम लाइव में जा करके आप उसको सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें, और उसमें जो जब जितने भी वीडियोस हैं आप उसको देखें, समझें और उसको लाइक करें, और हमें उसका बेल बजा करके हमें सूचना, कोई भी अगर हम लोग एक्टिविटी करते हैं तो उसकी पहली सूचना आप तक जाएगी। और इस तरह से जो समाज में जो विकृतियां हैं, अन्य प्रकार की जो भावनाएं हैं, हम लोग डिप्रेशन पे बहुत सारी चर्चाएं कर चुके हैं, आने वाले समय में भी और करेंगे। हमने डिप्रेशन जांचने का भी एक मापक पत्र तैयार किया है। तो इस समय के हालात जो हैं, तो इस तरह के जो गंभीर हालात हैं, उस समय गंभीर परिस्थितियां हैं, उससे कैसे निपटेंगे, किस तरह निपटेंगे, इस पे हम बहुत बारीकी से चर्चा करते रहते हैं। और तो आपसे अनुरोध है कि आप ज़रूर इसके पात्र बने। हम लोग जो है आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हम जिस तरह के अभियान का चालू कर रखे हैं, माना कि सक्षम जो है बहुत छोटी संस्था है, माना कि इसके पास, सक्षम के पास में किसी प्रकार का इस तरह का ज़्यादा बड़ा कुछ उस तरह का फंड नहीं है कि कहीं से बड़ा फंड इस तरह के प्रोग्राम के लिए आ रहा हो। तो आपको ये बता दें कि 1-1 रुपया जो है हमारे जो साथी हैं वो सभी इकट्ठा करते हैं, और उस आधार पर इस तरह के प्रोग्राम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह प्रोग्राम को और मजबूती देने के लिए आप जैसे लोगों का सहारा ही बहुत जरूरी है, बहुत जो भी है। हम लोग चाहते हैं कि ऐसे बच्चे जो रोड में भीख मांग रहे हैं, हम लोग चाहते हैं, सक्षम खुद एक जिले को गोद लेना चाहता है, पूरा एक डिस्ट्रिक्ट को गोद लेना चाहता है, और ऐसे जहां जहां चिन्हित बच्चे हैं उनके भविष्य निर्माण के लिए एक ऐसी अनोखी एक तकनीकी एक ऐसा हम लोगों ने प्लान तैयार किया है कि उसके माध्यम से हम उन बच्चों की बहुत अच्छी मदद कर सकते हैं। उन बच्चों को विकास की जो मुख्य धारा है, एजुकेशन की जो मुख्य धारा है, हम उसे जोड़ा जा सकता है, और वह प्रक्रिया सक्षम के पास है। ऐसा अगर आप ऐसे चीज़ों से जोड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप आइए। हमें जिस आधार पर आप हमें मदद कर सकते हैं, जैसे आप मदद कर सकते हैं, आप उस आधार पर सक्षम की मदद करें, और सक्षम उस आधार पर उन बच्चों तक पहुंच बना करके उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करेगा। आपको यह भी बताना बहुत जरूरी है कि अपराध में लिप्त बच्चे हों या अपराध से भुक्तभोगी बच्चे हों, जो बच्चे जो है अपराध जिनके साथ अपराध होता है, उस तरह के बच्चों को कैसे सहायता मुहैया कराएं। अब उन्हें JJKB के बारे में नहीं पता, उन्हें नहीं पता कि उसको वकील कहां से मिलेगा। आज भी जो है प्राइवेट वकीलों को, आपको पता है कि प्राइवेट वकील किस तरह लूटते हैं। तो उस तरह के लोग जो हैं जिनको कानून के बारे में जानकारी नहीं है, वो कैसे उनको मिलेगी, उनका जो आपको ये बताना, हम उसमें चर्चा नहीं कर पाए हैं, और एक दिन का पूरा सेशन भी रखेंगे हम लोग कि कंपनसेशन जो मिलता है बच्चों को वो कैसे मिलेगा जी, और किस तरह मिलता है, कितना मिलता है। तो कंपनसेशन की बात किसी ने लिखा भी था, अभी सवाल भी पूछा था हमसे, 25,000 रुपए तक का ये। तो बिल्कुल हम लोग कंपनसेशन की बात करेंगे, उसका एक अलग पूरा एक दिन हम लोग देंगे, और उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि ऐसे परिवार को या ऐसे बच्चों को उनकी देख रेख और केयर से संबंधित जो चीज़ें हैं, या अपराध जिनके साथ हुआ है, ऐसे बच्चों के लिए जो है, या महिलाओं के लिए जो है, वो जो कंपनसेशन जो है सरकार की तरफ से मिलता है, वो कितना मिलता है, कैसे मिलता है, उसका कौन जिम्मेदार है, उसकी जांच रिपोर्ट कैसे बनती है, उसमें कहां से मिलेगा, वो पूरी रिपोर्ट को हम लोग उस तरह के ब्यौरा पे बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। हम लोग जो है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो अपराध जिनके साथ हुआ है, ऐसे बच्चों को न्याय दिलाना बहुत ज़रूरी है, और न्याय की प्रक्रिया से वो क्यों डर जाता है, आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है। बहुत शर्म की बात है हमारे देश के लिए कि हम जो अपराध करता है वो जेल से छूटने के बाद सीना तान के आता है,
अपराध करने वाला व्यक्ति जेल से छूटने के बाद सीना तान के आता है और जिसके साथ अपराध होता है उसको सर झुका के जीना पड़ता है। यह हमारे देश के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, या हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं जो इस डिबेट से, इस तरह की डिबेट से भागते हैं, इस तरह के लोगों के लिए सोचने की बहुत जरूरत है कि अपराधी दोषी है या अपराध जिसके साथ हुआ है वो दोषी है। हम लोग क्यों उसको घृणित निगाह से देखते हैं जिसके साथ अपराध हुआ है? हम क्यों उसको सम्मान्यता देते हैं या उसके साथ 4 लोग उसको देखने के लिए जाते हैं जब वो जेल से छूट के आता है? 10 लोग उसके घर में खड़े हो जाते हैं जब वो अपराध से छूट के आता है जेल से। लेकिन जो अपराध जिसके साथ हुआ है, वो बच्चा जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है, या बच्चा जिसके साथ गलत जो नहीं होना चाहिए उस तरह की हरकतें हुई हैं, वो बेचारा शर्म से झुकता रहता है, वो नीचे सर करके उसको जाना पड़ता है। समाज के ताने सहने पड़ते हैं, दोस्तों के ताने सहने पड़ते हैं, परिवार के ताने सहने पड़ते हैं, आस पड़ोसियों के ताने सहने पड़ते हैं, जबकि ताने उसको सहने चाहिए जिसने अपराध किया है। हाँ, गिरना तो शर्म उसको आनी चाहिए जिसने अपराध किया है। लेकिन वो व्यक्ति आज सीना तान के चलता है और वह व्यक्ति सर झुका के चलता है जिसके साथ अपराध होता है। तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं, इस तरह की जो चीजें जो समाज में हैं, उससे लड़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर उससे लड़ना है तो उसके लिए मिल करके लड़ना होगा। सक्षम आपके साथ में खड़ा है, सक्षम की पूरी टीम आपके साथ में खड़ी है। हम विश्वास के साथ कहते हैं कि हम आपके संकल्पों को बिल्कुल जमीन से उतारने का प्रयास करेंगे, और बल्कि हम ही नहीं, हमारी पूरी टीम ही नहीं बल्कि और सारी संस्थाओं को एक साथ जोड़ करके हम कैसे उसको लेके आएंगे। तो आपको पता है, डालसा के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, CWC के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, DCPO डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, आपको JJB के बारे में जानकारी नहीं है। तो एक्चुअल जो हमारे इस तरह के जो डिपार्टमेंट है जो बच्चों की केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए बने हैं, अगर इस तरह की चीज़ें हम जन जन तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो मुख्य रूप से, ठीक है आपने जो कहा है कि पुलिस अगर नहीं सुनती तो क्या करेंगे, एक्चुअल पुलिस सुनेगी ही नहीं आपकी। आप उधर से लेके आ जाइए, आप सीधे CWC में जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते आप? क्या आपका अधिकार नहीं है? आप सामाजिक कार्यकर्ता, जब कानून इजाजत देता है आपको कि आप सामाजिक संस्था से जुड़े व्यक्ति हैं या पर्सनल इंडिविजुअल व्यक्ति हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट CWC में ऐसे बच्चे को पेश कर सकते हैं और CWC की जिम्मेदारी आगे वो करेगा। तो मुझे लगता है कि हम सबको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, समझदारी के साथ में इस तरह की चीज़ों से लड़ना बहुत ज़रूरी है। आज कोई भी बच्चा खासकर लड़की जो है अपने आप को सेफ मन नहीं समझ रही है, उसे बाजार जाने में डर लग रहा है, उसे घर के बाहर निकलने में डर लग रहा है। रक्षाबंधन आने वाला है, शर्म की बात है हम अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं लेकिन बगल की बहन को बहन मानने को तैयार नहीं। जब आप पड़ोस की बहन को सुरक्षा देने के लिए तैयार नहीं हैं तो दूसरा पड़ोसी भी तो आपके ही बगल में रहता है, वो आपकी बहन को कैसे सुरक्षा देने को तैयार होगा? मुझे लगता है कि इस बार जितने भी बच्चे हैं, मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, आप अपने अपने क्षेत्र में 10-10, 20-20, 50-50 जो भी बच्चे हैं उनके हाथ में एक राखी भिजवाइए। और मैं तो कहता हूं एक साथ गोल में मत जाइए, क्योंकि कोरोना की हालात बहुत खतरनाक है। आप पुलिस थाने में अपनी राखी भेजें। आप मिलिट्री को राखी भेजते हैं, फोर्स वालों को, उनको ठीक है, उनको भेजना चाहिए क्योंकि वो हमसे कोसों दूर रह रहे हैं, लेकिन इनको या अपने क्षेत्र के पुलिस वालों को भी संवेदनशीलता जगाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि आप सभी साथी चाहें तो अपने अपने घर की बहन बेटियों को, छोटे छोटे बच्चे, एक छोटा सा पत्र लिखें और पुलिस को भेज दें एक राखी के साथ में आपकी मांग क्या है, पुलिस कमिश्नर को भेजें आपकी मांग क्या है। तो ये चलाना बहुत ज़रूरी है, इसको लेके चलना बहुत ज़रूरी है। सक्षम ने प्रयास किया है, बहुत सारी राखियां चूँकि हम हर साल पुलिस के साथ में जाते थे, लेकिन इस गंभीर परिस्थितियों में, कोरोना के हालात हैं, तो इस हालात में राखियां हम लोग नहीं बना पाए, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने अपने पत्र तैयार जरूर किए हैं और उस आधार पर पुलिस को राखियाँ भेजेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको इस तरह की चीज़ों से लड़ना के लिए एक क्रिएटिव एक्टिविटी रचनात्मक एक्टिविटी करना होगा। संवेदनशीलता जगह बहुत सारे लोग, पुलिस वाले हमारे इतना सहयोग किए हैं, पुलिस वालों के आंसू निकल आए हैं जब बच्चे को अपराध के देखा गया है कि इस बच्चे के साथ। तो ऐसा नहीं है कि सभी पुलिस वाले ऐसे हैं, बहुत से पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिन्हें सलूट करने को दिल करता है, जो पूरी आत्मा दिल से बच्चों की सेवा के लिए लगे हुए हैं। आप जाना ही नहीं चाहते, आप जाएंगे ही नहीं, इसके बाद अगर पुलिस ऐसी कर रही है
जायज़ है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं, सबसे अनुरोध करता हूं कि अपराधी कौन है इसकी पहचान करना बहुत जरूरी है और अपराधी को नीचे देखना चाहिए, अपराधी को नीचा सर करके चलना चाहिए, ना कि अपराध जिसके साथ हुआ है उस बच्चे को सर छुपाने की जरूरत है। तो हर बच्चे को हम सम्मान देंगे, हर बच्चे को इज्जत देंगे, हर बच्चे को हम जो है एक साथ उसके न्याय की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। आपको हम आप सभी का आह्वान करते हैं कि अगर आप इस यज्ञ में आहुति देना चाहते हैं तो सक्षम आपका स्वागत करता है। आइए हम एक साथ मिलकर के बच्चों की सुरक्षा, उनकी शिक्षा, उनके हेल्थ के लिए काम करें। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।